नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। वैसे आजकल देहरादून का नाम सुनते ही मन में खुशियां होती हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये मानकर चलते हैं कि देहरादून एक पहाड़ी राज्य की राजधानी है, तो वहाँ मौसम दिल्ली या दूसरे मैदानी इलाकों के मुकाबले थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन देहरादून के रहने वाले लोग बताते हैं कि अब वहाँ भी काफ़ी गर्मी है और ठंड तो ऊपर ही है। खैर, ये मौसम की बातें फिर कभी, क्राइम की बातें करते हैं। मामला देहरादून का है। देहरादून में 25 जून को एक लोकेलिटी है पटेल नगर बड़ोवाला। इस पटेल नगर बड़ोवाला इलाके में 25 जून को एक सूखे पड़े हुए गंदे नाले से लोगों को 2 लाशें मिलती हैं। ये लाश एक महिला की थी, जबकि महिला के साथ सिर्फ 6 महीने की एक छोटी सी बच्ची की लाश इस नाले में पड़ी हुई थी। लोगों ने जब इन लाशों को देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एक साथ 2 लाशें, वो भी महिला की और इतनी छोटी बच्ची की। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देहरादून पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाशों को और पूरे सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देखा, उन्हें रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्लियर कट मामला मर्डर का ही था। अदरवाइज़ गंदे नाले में लाशों का पड़ा होना कोई एक्सीडेंट या कोई और नेचुरल डेथ वाली बात तो हो नहीं सकती थी। पुलिस ने फ़ौरन कत्ल का एफआईआर दर्ज किया और इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस की पूरी कोशिश थी कि ये जो लाशें मिली हैं, सबसे पहले मरने वाली महिला और उस बच्ची की पहचान पता की जाए, जिससे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़े। देहरादून और आसपास के इलाकों में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन पर मैसेज भिजवाया गया ये पता करने के लिए कि इस एज ग्रुप की कोई महिला जिसकी उम्र तकरीबन यही 25 से 30 साल हो और छोटी सी बच्ची 6 महीने की, ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं है। तो 25 जून को जिस दिन ये लाश मिली थी, ये एक्सरसाइज पुलिस ने उसी दिन शुरू कर दी थी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस को देहरादून और आसपास के इलाकों में ऐसा कोई केस नहीं पता चला जिसमें महिला और बच्ची के गायब होने की बात थी या कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर ही रही थी और ये सोच रही थी कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तब तक अगले दिन यानी 26 जून को पुलिस को उसी नाले से एक और लाश मिलने की खबर आई। पुलिस इस बार फिर भागी भागी पहुंची। पुलिस ने देखा कि जिस जगह पर एक रोज़ पहले 2 लाशें मिली थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर इस बार एक और लाश पड़ी हुई थी और ये लाश एक 15 साल की बच्ची की थी। पुलिस ये देखकर सोच में पड़ गई, हक्की बक्की रह गई और उसे ये समझ में आ गया कि इस लाश का भी पहले मिली उन 2 लाशों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो मर्डर का केस अलग है और ये मर्डर का केस अलग है, बल्कि ये दोनों कनेक्टेड लग रहे थे। और पुलिस को ये भी लग रहा था कि जो भी कातिल है वो एक एक करके लाशों को यहाँ फेंक रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, निपटा रहा है, ताकि उस पर किसी की नज़र ना जाए और वो पकड़ा ना जाए। अब पुलिस ने और गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू की, क्योंकि पहले मामला डबल मर्डर का लग रहा था और अब एक दिन बाद वो मर्डर जो है ट्रिपल मर्डर में कन्वर्ट हो चुका था। तो पुलिस ने पूरे उत्तराखंड में इस एज ग्रुप की महिला और 2 बच्चियों की गुमशुदगी की अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसको पता लगाने की कोशिश की। मगर देहरादून पुलिस को पूरे उत्तराखंड राज्य में ऐसा कोई भी केस जो रिसेंट हो, जिसमें अभी गुमशुदगी दर्ज हुई हो, ऐसा कोई भी केस पुलिस को पता नहीं चला। फिर पुलिस ने तय किया कि ठीक है, उत्तराखंड न सही, उत्तर प्रदेश सही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में पुलिस ने सोचा कि पता करते हैं। मुजफ्फरनगर पास में है, पुलिस ने मुजफ्फरनगर पुलिस को मैसेज दिया। सहारनपुर है, पुलिस ने सहारनपुर पुलिस को भी मैसेज दिया और साथ ही बिजनौर भी है, बिजनौर पुलिस को भी देहरादून पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पुलिस ने मना कर दिया और कहा कि हाल के दिनों में पिछले 1 या 2 हफ्ते के अंदर ऐसी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है जिसमें कोई महिला और 2 बच्चियां गायब हो। बिजनौर में ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई थी और बिजनौर में ऐसी 2 रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें एक महिला और 2 बच्चियां गायब थी। अब पुलिस को ये पता करना था कि अगर ये केस, ये जो हत्या हुई है, अगर इसका कनेक्शन बिजनौर से है तो फिर बिजनौर से गायब हुई महिलाओं और बच्चियों का एज ग्रुप क्या है, उनका हुलिया क्या है, उनका नाम क्या है और वो सारी चीज़ें इन तीनों लाशों से मिलती जुलती हैं या नहीं, पुलिस को अब ये पता करना था। पुलिस अभी इस एक्सरसाइज में लगी हुई थी। इस बीच पुलिस ने उस आसपास के पूरे इलाके में
तलाशी लेने का भी फैसला किया और पुलिस ने सोचा कि गंदे नाले के आसपास का जो भी एरिया है उसको पुलिस स्कैन करेगी। जिस जगह पर बड़ोवाला में ये लाश मिली थी उससे थोड़ी ही दूरी पर कई फैक्ट्रीज़ जो है वो मौजूद हैं और पुलिस ने जब उन जगहों पर स्कैनिंग शुरू की तो पुलिस को एक फैक्ट्री जो टिम्बर की फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के गेट के पास रोडवेज की बस का एक टिकट मिला। और इत्तेफाक देखिए या शॉकिंग बात देखिए कि ये टिकट जो है वो एक बालिग और एक नाबालिग के नाम पर बना हुआ था और टिकट था नेहटौर बिजनौर से देहरादून तक का। अब अगर इस टिकट का इस मरने वाली महिला और उन 2 बच्चियों से कोई कनेक्शन था तो फिर ये बात क्लियर थी कि ये टिकट जो है उस महिला ने अपने लिए ली होगी और साथ में अपनी नाबालिग बेटी जो 15 साल की है उसके लिए ली होगी और जाहिर है जो 6 महीने की बच्ची है उसके लिए तो कोई टिकट वगैरह का सवाल नहीं उठता है। तो ये टिकट जो है पुलिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लू इस मामले में साबित हो सकता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनौर पुलिस पहले ही कंफर्म कर चुकी थी कि हमारे यहाँ से एक महिला और 2 बच्चियाँ गायब है और हमारे यहाँ ऑलरेडी रिपोर्ट भी दर्ज है। तो पुलिस को अब लगने लगा कि हो ना हो ये महिला और ये दोनों बच्चियाँ इनका कोई ना कोई ताल्लुक बिजनौर से ज़रूर है। इस बीच पुलिस जब सीन ऑफ क्राइम को बहुत बारीकी से देख रही थी तो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम में जहाँ पर ये लाशें पड़ी हुई थी उससे थोड़ी दूरी पर एक लावारिस बैग पड़ा हुआ मिला था। इस बैग पर ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का स्टिकर था। जिस तरह से अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए कंपनीज़ जो है आपको पता है बहुत सारे गुडीज़ में अपने स्टिकर प्रिंट करके उनको सर्कुलेट करती है। तो एक बैग था जिसमें ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का एक स्टिकर था। पुलिस ने जब इस बैग को खोल कर देखा तो उसमें महिलाओं के कपड़े और बच्चियों के कपड़े मिले और पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये बैग यहाँ यूं ही नहीं पड़ा है बल्कि इस बैग को भी कातिल ने यहाँ फेंका है और ये बैग भी इस महिला और उसकी बच्चियों का ही है, क्योंकि जिस तरह के बिलोंगिंग्स उस बैग के अंदर से मिले थे वो क्लियर कट इंडिकेशन था कि ये बैग इस मर्डर केस से रिलेटेड है। उधर पुलिस को मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के पास जो है टिकट भी मिला था। अब पुलिस जो है आसपास के फैक्ट्रियों में जाकर पूछताछ करने लगी और फैक्ट्रियों में जाकर तलाशी भी लेने लगी। पुलिस ने ऐसे ही एक टिम्बर फैक्ट्री में जिसके गेट के पास वो टिकट मिला था वहाँ पर जाकर जब तलाशी ली तो वहाँ पर पुलिस को एक बहुत ख़ास चीज़ नज़र आई। वो ख़ास चीज़ थी वहाँ पर भी एक ब्लू डार्ट कंपनी का स्टैंप लगा हुआ स्टिकर लगा हुआ एक बैग मौजूद था। पुलिस देखते ही समझ गई कि इस फैक्ट्री से उस महिला का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वहाँ सूखे नाले से भी वो बैग बरामद हो और उसी ब्लू डार्ट कंपनी का बैग इस फैक्ट्री के अंदर भी हो और वो टिकट भी इस फैक्ट्री के गेट पर पड़ा हुआ हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। अब पुलिस जो है रोडवेज के टिकट के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने बस स्टैंड के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पुलिस ने उन कैमरों की भी स्कैनिंग चालू की, सीसीटीवी कैमरों की। और पुलिस ने सोचा कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर के जितने भी फुटेज हैं वो पुलिस स्कैन करके देखेगी कि ये महिला और बच्ची जो है वो कब आई है। ऐसे भी टिकट में डेट प्रिंट था तो वो डेट जो है 23 जून का था, यानी जब लाश मिली थी 25 उससे 2 दिन पहले की। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की तो पुलिस ने देखा कि ये महिला और 2 बच्चियाँ, एक बच्ची गोद में और एक बच्ची साथ में, ये दोनों रोडवेज की बस से उतरी हैं और उतरने के बाद उन्हें एक आदमी ने अपने मोटर बाइक पर लिफ्ट दी है। उस आदमी की तस्वीरें, उसके मोटरसाइकिल की तस्वीरें, वो सारी चीज़ें पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से मिल गई और पुलिस ने उन फुटेज को रिट्रीव कर लिया, अपने पास ले लिया। पुलिस जब फैक्ट्री में पहुंची, इस फैक्ट्री में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ टिम्बर फैक्ट्री में, वहाँ पर पुलिस को वो मोटर बाइक भी नज़र आ गई। तो एक तरह से अब सारी चीज़ें धीरे धीरे ही सही शीशे की तरह साफ होती जा रही थी और ये पता चल रहा था कि जो भी कातिल है उसका इस टिम्बर फैक्ट्री से कोई ना कोई वास्ता ज़रूर है। अब पुलिस ने फैक्ट्री के सारे मुलाजिमों को बुलाया, एक तरह से उनकी परेड कराई। परेड मतलब वो मार्च पास्ट वाला परेड नहीं, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोगों को बुलाकर खड़ा किया जाता है, पूछताछ की जाती है, वो भी एक तरह की परेड होती है। तो उनकी परेड कराई और इसी क्रम में पुलिस को उस फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय मिला जिसका नाम था हसीन। और ये हसीन नाम का जो आदमी था, जो लड़का था, उसका ताल्लुक भी बिजनौर के नेहटौर से ही था।
अब आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें इत्तेफाक तो हो नहीं सकती। हसीन को पुलिस ने अकेले में बुला लिया और बुलाने के बाद पुलिस जो करती है, पुलिस ने हसीन के साथ वो किया, सख्ती की। सख्ती करने पर हसीन टूट गया और उसने मान लिया कि ये तीनों कत्ल उसी ने किए हैं। 6 महीने की छोटी सी बच्ची की सांस भी उसने रोकी, 15 साल की बच्ची की हत्या भी उसने की और उनकी जो माँ है उसको भी उसी ने मारा। अब इन तीनों की पहचान हो चुकी थी। मैं भी आपको पहचान बता देता हूँ। महिला का नाम था रेशमा और 15 साल की जो बेटी थी रेशमा की, उसका नाम था आयत, और 6 महीने की जो छोटी सी बच्ची जिसकी हत्या हुई उसका नाम था आयशा। ये दोनों बच्चियाँ रेशमा की बेटी हैं। रेशमा शादीशुदा है और घर गृहस्थी अच्छी चलती है। लेकिन ये जो हसीन है ये भी बिजनौर का ही रहने वाला है, लेकिन हसीन तलाकशुदा है। कहानी यह है कि रेशमा शादीशुदा और 2 बच्चियों की मां होने के बावजूद हसीन के करीब थी और हसीन के साथ उसके रिलेशन थे। हसीन तलाकशुदा था और जिम्मेदारी लेने से बच रहा था। वो देहरादून में इस फैक्ट्री में रहकर काम किया करता था। रेशमा बिजनौर से उसको फ़ोन किया करती थी। प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह है, लेकिन जब इस तरह के रिश्ते होते हैं जिसमें आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या करती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के ख़तरनाक आउटकम अक्सर सामने आते हैं। तो ये जो रेशमा है ये लगातार हसीन को फ़ोन किया करती थी और फ़ोन करके ये कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और मुझे मेरी बच्चियों को अपना लो, और चूँकि मेरा तुमसे अफेयर है तो मेरे खर्चे भी उठाओ। हसीन इन चीज़ों से बचा करता था। वो कमिटेड रिलेशन में नहीं था। वो जो है मेरे हिसाब से वो टाइम पास वाला जो रिलेशन है वो था उसके मन में। लेकिन रेशमा कमिटेड थी। हालांकि रेशमा के इस कमिटमेंट को भी कोई पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की बीवी थी और किसी और के साथ अगर कमिटेड आप हो जाते हैं तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कमिटमेंट था तो था। रेशमा पीछे पड़ गई, और जब रेशमा पीछे पड़ गई और हसीन को एक तरह से डराने धमकाने लगी, पोल खोल देने की बात कहने लगी, तो हसीन ने फिर उसे देहरादून बुला लिया। कहा कि आओ यहाँ किराए का मकान देखते हैं और साथ रहते हैं। तो रेशमा अपनी दोनों बच्चियों को लेकर 23 तारीख को देहरादून पहुँच गई। हसीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने रेशमा को और बच्चियों को पिक किया, फैक्ट्री में लेकर आया, और उसके बाद मौका देखकर जब रेशमा सो रही थी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में ही रात के वक्त, हसीन ने गला घोंटकर पहले रेशमा की हत्या कर दी। और जब रेशमा की हत्या हो गई तो बाकी दोनों बच्चियां तो सॉफ्ट टारगेट थी, उन्हें मारने में कितना वक्त लगता। हसीन ने फिर 15 साल की बेटी की हत्या की और फिर वो 6 महीने की जो छोटी सी बच्ची है जो अभी अभी दुनिया में आई थी उसकी भी हत्या कर दी। और इस तरह से तीनों की हत्या करने के बाद पहले उनकी लाश फैक्ट्री में ही कूड़े के ढेर के अंदर छुपा दी। फिर किश्तों में उन लाशों को अपने बाइक पर वो ठिकाने लगाता रहा। पहले उसने रेशमा और उसकी सबसे छोटी बेटी 6 महीने की आयशा की लाश उस सूखे नाले में ठिकाने लगाई, और उसके बाद अगले दिन कूड़े के ढेर से बड़ी बेटी की लाश निकाली और उसके बाद उसे भी उसी जगह पर जाकर थोड़ी दूरी पर ठिकाने लगा दिया। लेकिन वो ये भूल गया था कि वो चाहे कितना भी शातिराना तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दे, इस तरह के बहुत सारे एविडेंस पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द होते हैं जो चुगली कर देते हैं। इस मामले में आपने देखा बस का वो टिकट, इनका एज ग्रुप, इनकी आइडेंटिटी, बिजनौर से उनका गायब होना, बिजनौर पुलिस का कंफर्म करना, सीसीटीवी फुटेज में चारों का नज़र आ जाना, फैक्ट्री के पास टिकट का मिलना, मौका वारदात पर ब्लू डार्ट का बैग मिलना, फैक्ट्री के अंदर से भी ब्लू डार्ट का बैग मिलना, और हसीन का भी बिजनौर का ही रहने वाला होना, ये सारी चीज़ें जो है जो इनिशियली क्लू थी बाद में एविडेंस बन गई और पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़कर आखिरकार इस मामले को सॉल्व कर लिया। पुलिस ने अब हसीन को गिरफ्तार कर लिया है और हसीन के पास भी अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय और कोई चारा और कोई रास्ता नहीं है। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए आप लोगों में से जिन्होंने भी कमेंट किया है, कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है वो रैंडम तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से जो हमारी बातचीत का ये सिलसिला है टू वे कम्युनिकेशन का, उसे आगे बढ़ाता हूँ। एक सेकंड का मुझे वक्त दीजिए, अभी फ़ौरन जो है वीडियो से ही मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगा। स्वीट प्रीत हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि लोग बड़े स्वार्थी हो गए आज के ज़माने में, अपनी मौज मस्ती के लिए वो किसी की जान भी ले लेते हैं और उन्हें ज़रा भी रहम नहीं आता है।
योगा विथ विकास हैं, इन्होंने बेहतरीन काम किया है पुलिस ने, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये उस स्टोरी के बारे में इन्होंने कमेंट किया है जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कत्ल का एक ऐसा अजीब मामला जिसमें कत्ल 1 घंटे पहले हुआ और मौत जो है वो 7 घंटे पहले हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कत्ल अगर हुआ तो मौत भी तभी हुई होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि कत्ल 1 घंटे पहले हुआ, मौत 7 घंटे पहले हुई, तो इसका मतलब कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई पहेली इस मामले में ज़रूर है। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप इस कहानी को सुन सकते हैं। दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। निशांत चौहान का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि रेगुलर वीडियोज़ दिया करो। उन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। अंसारी हुज़ैफ़ा ये महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने नाइस नरेशन लिखा है, थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने भी हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग के नाम से एक आईडी है। पीयूष पांडे बलिया से हैं, ये उत्तर प्रदेश से इन्होंने कमेंट किया है। और एक हमारे दर्शक हैं जेके चांडेगरा गुजरात से, स्वागत है आपका। उद्रेश बिंद का भी कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका, रेगुलर कमेंट करते हैं। अंशुमान घोष ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी, नीलम रानी, शुभम भारद्वाज, परूप श्रेष्ठा जी, प्रकाश पी, यूनुस शेख नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, मरियम मोहम्मद, गुरप्रीत सिंह, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, होमी राय, प्राची शाह, राजकुमार काम्बले, अजय सोनी, अमित नियोगी, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। जीवन थापा ने कमेंट किया है, शोभा सिंह, डीएस भक्ति और विजय हांसदा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा नहीं कि जिन्होंने कमेंट किया सिर्फ उनका, बल्कि आप सारे लोगों का, जो भी आप आते हैं और वक्त निकाल कर मेरी ये कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं, और जो नहीं देख पाते हैं लेकिन देखने की इच्छा रखते हैं, मैं उनके लिए भी जो है एडवांस्ड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन एंटीसिपेशन। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।